हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। देखो, हाउसफुल आ गई है बाहर। बहुत से लोगों को अच्छी लगी है, बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगी है। कुछ लोगों का रोना चल रहा है अभी तक कि भाई ये तो थोड़ी सी वल्गर हो गई, ये हो गई। तो मुझे तो समझ नहीं आया। सारे वहां पर एडल्ट ही दिखाए थे। मिनिमम एज जो है वहां पर जितने भी लोग इन्होंने कास्ट करे वो कम से कम मेरे ख्याल से नियर अबाउट 40 होंगे। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब क्या ही करने वाले हैं वो वहां पर। आपस में थोड़ी बहुत नॉटी बातें तो करेंगे ही करेंगे। और ये स्लीजी तरीके से नहीं दिखाया गया, वल्गर तरीके से नहीं दिखाया गया, एक एक फन तरीके से किया गया है। और मैं कभी भी बताऊं, जब भी आप ऑन द फेस करके अगर कोई कॉमेडी करते हो इस तरीके की और एक एज अ जोक थ्रो करते हो तो लोगों को पता होता है कि इसको जोक की तरह लेना है। ऐसा नहीं है कि करके बाउंस बैक करना है किसी वुमन के ऊपर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर ऑब्जेक्टिफिकेशन है। ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है कि जाओ कि इसके पैसे दे के आओ और मुझे बकायदा इस वुमन से किस लेने के लिए किस मिलेगी, मैं पैसे दूंगा। तो आपको पता है किस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर धोती के अंदर हाथ जा रहा होता है, वो होता है वल्गर। ये वल्गर नहीं होता। ये बेसिकली आपको एक जान के एक ऐसे जोन के अंदर डाला जाता है ताकि यू हैव अ गुड टाइम एंड यू वांट टू हैव अ गुड टाइम विद योर पार्टनर, नॉट विद समबडी एल्स। ठीक है, तो ये उस जोन के अंदर रहती है। अब जिसको समझ में आया नहीं आया, क्या समझाने का फायदा। मुद्दा ये है इस पूरे वीडियो का कि पार्ट ए जो है वो ज्यादा सेंसिबल है या जो बी बनाया है उन्होंने वो सेंसिबल है, और दो को क्यों करा गया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर मैं ये चीज को एड्रेस करूं कि भाई दो की क्या जरूरत थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक थी। इसके अलावा और कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। जब आप राइटर्स के साथ बैठते हो और ये देखते हो कि क्लाइमेक्स क्या हो सकता है, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये कॉन्टेम्पलेशन के अंदर गए होंगे कि नया कोई जॉली लेके आए या फिर कोई एग्जिस्टिंग के अंदर से कुछ कैरेक्टर को लें। ये कैरेक्टर का मोटिवेशन ज्यादा अच्छा है या उस कैरेक्टर का मोटिवेशन ज्यादा अच्छा है। अगर हम ये लार्जली देखें कि अगर रंजीत का जो कैरेक्टर है उसका थैंक यू वेरी मच हो जाता है 100th बर्थडे वाले दिन, और वो बोलता है कि मैं अपने फर्स्ट बीवी का जो बच्चा है जॉली उसको सारी संपत्ति देना चाहता हूँ। और अभी फिलहाल के लिए जो उसका केयर टेकर है वो फरदीन खान है, जो वो सेकंड वाइफ का चाइल्ड है। ठीक है, अब ये बातें कहीं भी छुपी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपाई हुई बातें हैं या फिर ये कंसील्ड चीजें थी कहीं पर। किसी को कोई शौक लगता हुआ आपको मूवी के अंदर नहीं दिखता है। नॉर्मली लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं तो आप एग्जाम्पशन ले सकते हो कि लोगों को पता होगा ये। अगर लोगों को पता है तो रिलेशनशिप जो डायनामिक्स रहे होंगे वो ठीक रहे होंगे। ठीक है, कोई ईर्ष्या वाला मैटर नहीं है कि मैं क्योंकि वो नाजायज है या कोई वो जायज है, वो वाला एंगल कभी आया ही नहीं। पैसे का एंगल आया। ठीक है, और वैसे भी अगर जॉली नहीं आता तो फरदीन खान को सारी चीजें मिलने वाली थी। अगर नहीं भी आता तो एक बिग फॉर्चून का वो हमेशा पार्ट रहता ही रहता एज अ वर्किंग सीईओ सीएक्सओ, क्योंकि वो भी सीईओ था शायद, और वो बहुत सारे पैसे वैसे भी कमा रहे होते हैं सीएक्सओस। कम से कम नहीं तो आज के ज़माने में सीएक्सओ कम जो होती है 5-6 करोड़ रुपए तनख्वाह होती है। तो वो बड़ा आदमी वैसे भी था। तो क्या लालच था। मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसको थोड़ा सा मोरालिटीज के एंगल से देखें, एक इनसाइडर शायद अपने बाप को ना मार पाए या फिर अपने भाई को ना मार पाए या फिर कुछ गलत काम ना कर पाए, और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी नहीं है, वर्सेस एन आउटसाइडर। एक आउटसाइडर जो है, जैसे गांजा का जो केस दिखाया गया है, जो कि किलर होती है सेकंड वाले में, अनलाइक वन वाले में जिसके अंदर फरदीन खान होता है। तो फरदीन खान बीइंग अ सन, वो इतना ज्यादा क्रिमिनल माइंड का नहीं होना चाहिए अगर हम मोरालिटीज की बात करें। और अगर कोई आउटसाइडर है जिसका कोई दिल लगाव नहीं है और उसके पास कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर भी जो दिखाया गया है वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये तो सीएक्सओएस के पैसे भी होंगे, ये उसी फैमिली ट्री का भी है, कहीं ना कुछ इसको मिल जाएगा। ये फैमिली ट्री से भी नहीं है चुकंदर, और ये आउटसाइडर भी है, और ये भी स्टैब्लिश हो गया था कि इसको जुए हुए की लत भी है। और ये अपने पेपर्स वेपर भी कुछ डिस्ट्रॉय करी होती है श्रेडर के अंदर, तो उसके पास डेट वगैरह भी काफी कुछ है। तो ये बीइंग एन आउटसाइडर scheming and taking a lot of fortune from a rich guy is more पॉसिबल देन एन इनसाइडर, ये ऐसा लगता है। और अगर मैं इसको मोरालिटीज के नजर से देखूं, अगर मैं इस नजर से देखूं कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ हुआ है, तो विभीषण लंका ढाए, तो फिर ये फरदीन खान को सब कुछ पता है और वही लंका ढाएगा। तो उसके हिसाब से जो वन के अंदर दिखाया गया कि ये किलर है या फिर ये सारी संपत्ति चाहना होता है, यही इसी ने सारी स्कीम बनाई है, देन इट इज राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नॉर्मल अगर एक लेंस पहने और ये देखें कि मोरालिटीज के हिसाब से क्या होना चाहिए, हंसना खेलना ये सब चीजें तो चल रही है, लेकिन कत्ल करना, डीएनए चेंज करना, ये सारी चीजें थोड़ी डायर सिचुएशंस हो जाती हैं। तो चिकंदजा वाला जो सैन वाला जो है, मुझे लगता है पार्ट बी जो है वो ज्यादा जस्टिफाइड है, सो टू से। कुछ लोग जरूर बोलेंगे कि वो सौतेला है या फिर सेकंड वाइफ का है, तो उसके पास भी स्ट्रॉन्गर रीजन है।
लेकिन वो फिर रीजन होता तो फिर भाइयों में कन्फ्लिक्ट होना ज्यादा क्रिटिकल हो जाता, ना कि संपत्ति लेने वाला सीन। वो शुरू से बाप की छाया के अंदर ही था फरदीन खान। और ये सिर्फ फिल्मों में ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप किसी बड़ी फैमिली से हो तो आपकी अपनी भी संपत्ति धीरे धीरे बन रही होती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, प्लस एफडीज भी होंगी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी लगा रखा होगा। सीएक्सओ की तनख्वाह इतनी मोटी होती है, तो ही इज वेल ऑफ। ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट वेल ऑफ। ठीक है, और जब तक बाप की संपत्ति पूरा भी नहीं मिल जाती तब तक तो ऐसा भी नहीं कि उसका पूरा पेट भरा हुआ और पूरा ही लैविशली उसके पास पैसा ही पैसा है, और पैसा लेके जाएगा कहाँ। वो सीएक्सओज हैं सारे, इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि वो कंपनी ढंग से चला रहे हैं, सिर्फ घाटे के लिए नहीं चलाना चाहते। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लेकिन एक आउटसाइडर जो है वो ज्यादा भांजी मार सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना।